नमस्कार दोस्तों, सिविल एजुकेशन IAS PCS अकेडमी की इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का हार्दिक रूप से स्वागत है। आज हम बात करेंगे नवीन स्वायत्त राज्य 18वीं शताब्दी की। तो हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की जो स्थापना है वो 1724 में चिनकिलिच खान ने की थी। चिनकिलिच खान को निज़ामुल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। अवध के स्वतंत्र राज्य का जो संस्थापक था वो सआदत खां बुरहानुल मुल्क था। नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए सआदत खान ने निमंत्रण दिया था। अवध का अंतिम स्वतंत्र शासक था वाजिद अली शाह। बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक मुर्शिद कुली खां को माना जाता है। बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद मुर्शिद कुली खां ले गया था। स्वतंत्र कर्नाटक राज्य का जो संस्थापक है वो सादुतुल्ला खां था। कर्नाटक राज्य की राजधानी अर्काट थी। रुहेलखंड का स्वतंत्र संस्थापक जो है वो वीर दाऊद और उसका पुत्र अली मोहम्मद था। जयपुर शहर की स्थापना वैज्ञानिक सिद्धांत पर सवाई जयसिंह ने की थी। सवाई जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में वेधशालाएं बनवाई थी। जाटों की शक्ति सूरजमल के समय चरमोत्कर्ष पर थी। सूरजमल को जाट जाति का अफलातून कहा जाता है। बंगाल के नवाब की अगर हम बात करेंगे तो मुर्शिद कुली खां जो है उनका जो शासनकाल है वो 1713 से 1727 तक रहा है। शुजाउद्दीन जो है वो 1727 से 1739 तक रहे हैं। फिर सरफराज खान जो हैं वो 1739 से 1740 तक रहे हैं। अलीवर्दी खां जो हैं वो 1740 से 1756 तक रहे हैं। उसके बाद सिराजुद्दौला जो हैं वो 1756 से 1757 तक रहे हैं। यहीं प्लासी की लड़ाई हुई थी आपकी। और मीर जाफ़र जो हैं वो 1757 से 1760 रहे हैं। उसके बाद फिर मीर कासिम रहे हैं 1760 से 1763 और मीर जाफ़र दूसरी बार रहे हैं 1763 से 1765। फिर निज़ामुद्दौला रहे हैं 1765 से 1770 और शैफुद्दौला रहे हैं 1766 से 1770। मुबारकुद्दौला रहे हैं 1770 से 1775 तक। बात करते हैं मराठा साम्राज्य की। तो मराठा साम्राज्य की बात हो, शिवाजी की बात ना हो तो ये तो संभव नहीं है। तो शिवाजी का जो टाइम था वो 1627 से 1680 तक था। इनका जो जन्म है वो पुणे के निकट शिवनेर के दुर्ग में 1627 में हुआ था। इनके माता पिता का नाम जीजाबाई और शाहजी भोसले था। 1643 में अपने पिता की जागीर के प्रशासक के रूप में पुणे में अपना कार्य प्रारंभ किया। शिवाजी ने जो शासन कार्य है वो 1647 में संभाला था। इन पर इनका सर्वाधिक प्रभाव गुरु दादाजी कोंडदेव का था। कोंडदेव जो थे वो शिवाजी के संरक्षक भी थे और इनके जो गुरु थे वो समर्थ रामदास थे। समर्थ रामदास ने दासबोध और आनंद वन भवन नामक पुस्तक लिखी थी। समर्थ रामदास ने मराठा धर्म का प्रतिपादन किया था। अपने जीवन काल में शिवाजी ने 240 किलों का निर्माण किया था। शिवाजी ने सर्वप्रथम 1646 में तोरण किले पर अधिकार किया। 1643 में बीजापुर के सिंहगढ़ के किले पर अधिकार किया। उसके बाद 1646 में तोरण पर अधिकार किया। 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया और शाहजी को 1647 में कैद किया गया। शिवाजी ने पहली बार मुगलों से 1657 ईस्वी में युद्ध किया। शिवाजी ने 1659 में सलहार के युद्ध में मुगलों को हराया था। शिवाजी ने 1659 में बीजापुर के महत्वपूर्ण सरदार अफजल खां को बगनखे से मार डाला। शिवाजी ने सूरत को प्रथम बार 1664 में लूटा था। शिवाजी को राजा की पदवी औरंगजेब ने दी थी। औरंगजेब ने 1665 में आमेर नरेश मिर्जा राजा जय सिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा। जय सिंह ने पुरंदर को जीत लिया तथा शिवाजी से पुरंदर की संधि की। 1666 में औरंगजेब ने शिवाजी को कैद करके जयपुर भवन में रखा। शिवाजी का साम्राज्य स्वराज्य और मुल्द ए कादिम नामक दो भागों में विभक्त था। मराठी शब्दकोश की रचना रघुनाथ पंडित हनुमंत ने की थी। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। पेशवा क्या था? ये प्रधानमंत्री थे। अमात्य वित्त मंत्री था। वाक्य नवीस कानून व्यवस्था और गुप्तचरी का प्रधान था। सचिव जो था वो राज्य के संवाद की देखरेख करता था। सुमंत जो है वो विदेशी मामले और समारोह की देखभाल करता था। पंडित राव जो है वो दान और धार्मिक मामले देखता था। सरे नौबत जो था वो सेनापति था और न्यायाधीश जो था वो मुख्य न्याय करता था। शिवाजी ने राज्याभिषेक रायगढ़ में 1674 में काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से करवाया था और छत्रपति की उपाधि धारण की थी। छत्रपति शिवाजी कहा जाता है इनको। शिवाजी ने सूरत पर जो दूसरा आक्रमण किया था वो 1670 में किया था और शिवाजी ने मराठी को अपनी राजभाषा बनाया था। ठीक है। शिवाजी की सेना का मुख्य भाग जो था वो घुड़सवार और पैदल सेना थी। घुड़सवार भी दो प्रकार के थे, बरगिर और सिलेदार। बरगिर जो थे वो शाही घुड़सवार थे जिन्हें राज्य की ओर से शस्त्र मिलते थे और सिलेदार जो थे उन्हें घोड़े भी और शस्त्र भी खुद ही खरीदने पड़ते थे। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था जो थी वो अहमदनगर राज्य में मलिक अंबर द्वारा अपनाई गई रैयतवाड़ी प्रथा पर आधारित थे। मराठा कराधान प्रणाली में दो सर्वाधिक कर चौथ और सरदेश मुखी थे। चौथ जो था वो विजित राज्यों के क्षेत्रों से उपज का 1/4 के रूप में वसूल करते थे और सरदेश मुखी जो है ये आय का 10% यानी कि 1/10 अंश के रूप में होता था, जो एक अतिरिक्त कर था। राजा राम ने 9वें मंत्री को शामिल करके प्रतिनिधि नाम दिया था। पेशवा का पद जो है वो बालाजी विश्वनाथ के बाद वंशानुगत हो गया था। पेशवा के सचिवालय को हुजूर दफ्तर पूना में कहा गया था। सबसे महत्वपूर्ण दफ्तर जो था वो अलबरीज दफ्तर था। गांव के मुख्य अधिकारी को पटेल अथवा पाटिल कहा जाता था। शिवाजी ने भूमि नापने के लिए काठी नामक मापक का प्रयोग किया था।
शिवाजी हैंदव धर्मोद्वारक की पदवी के साथ छत्रपति के आसन पर बैठे थे। शिवाजी के जो राज पुरोहित थे वो गंगा भट्ट, भी बताया था ना, जिनसे उन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया था। गंगा भट्ट ने शिवाजी को मेवाड़ के सिसोदिया वंश का क्षत्रिय घोषित किया था। कर्नाटक अभियान शिवाजी का अंतिम विजय अभियान था। शिवाजी की मृत्यु जो है वो 1680 में हो जाती है। शिवाजी का जो उत्तराधिकारी थे वे संभाजी थे। संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को शरण दी थी। 1689 में संभाजी को औरंगजेब के द्वारा बहादुरगढ़ में मार डाला गया। संभाजी की पत्नी येसुबाई और पुत्र शाहू को रायगढ़ के किले में कैद कर लिया गया। संभाजी की मृत्यु के बाद उसके सौतेले भाई राजा राम को मराठा मंत्री परिषद ने राजा घोषित कर दिया, यानी कि शिवाजी, संभाजी, फिर राजा राम। ठीक है। 1700 में राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बिठा दिया। अब क्या समझे आप कि संभाजी, उसके बाद शिवाजी के बाद संभाजी, फिर राजा राम, फिर शिवाजी द्वितीय। कालानुक्रम में याद रखना, आपको ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे। ठीक है। ये पूछता है आपसे, इसलिए बता रहा हूँ मैं कि पहले कौन? शिवाजी, शिवाजी के बाद उनके उत्तराधिकारी संभाजी, संभाजी के बाद राजा राम और राजा राम के बाद शिवाजी द्वितीय। ठीक है। शाहू को 1707 में राजकुमार आजम ने रिहा कर दिया था। बात करते हैं किसकी? आधुनिक भारत के प्रमुख युद्ध एक दृष्टि में देखते चलेंगे अब। ठीक है। तो यहाँ पे खेड़ा का युद्ध सबसे पहले देखते हैं। 1707 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? मराठा छत्रपति शाहू और ताराबाई। ठीक है। परिणाम क्या हुआ? शाहू जीत गया। सखर खरदा का जो युद्ध हुआ था 1724 में हुआ। निजामुल मुल्क एवं मुबारिज खां, इसमें निजाम जीत गए। ठीक है। भोपाल का युद्ध 1737 में बाजीराव प्रथम और मुगलों के बीच में बाजीराव प्रथम जीत गए। करनाल का युद्ध 1739 में नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में नादिर शाह जीत गया। गिरिया का युद्ध जो हुआ 1740 में सरफराज खां और अलीवर्दी खां के बीच में हुआ। अलीवर्दी खां जीत गए। प्रथम कर्नाटक युद्ध, देखो यहाँ से टाइमलाइन याद करने में आपको बड़ा मजा आएगा। ठीक है। इसको ध्यान से समझ के चलना। जो पहला, द्वितीय, तृतीय कर्नाटक का युद्ध हुआ, ठीक है, वो आपको याद रखना है। पहला जो हुआ वो 1744 से 1748 में हुआ। फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में फ्रांसीसी जीत गए। द्वितीय जो हुआ वो किसके बीच में हुआ? 1750 से 1754 में हुआ। फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में हुआ। इसमें अंग्रेज जीत गए। ठीक है। तृतीय कर्नाटक का युद्ध जो हुआ 1757 से 1763 में हुआ। इसमें फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में हुआ। इसमें भी अंग्रेज जीत गए। याद रखोगे ना इस तरीके से। पहले में फ्रांसीसी जीत गए थे, बाकी दोनों में जो है अंग्रेज जीतते हैं। ठीक है। प्लासी का युद्ध जो हुआ 1757 में अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ। इसमें अंग्रेज जीत जाते हैं। ठीक है। याद रखिएगा। इसके बाद बेदारा का युद्ध जो हुआ था 1759 में अंग्रेज और डचों के बीच में हुआ था। उसमें भी अंग्रेज जीत जाते हैं। वांडीवाश का युद्ध जो हुआ 1760 में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेज जीत गए थे। पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में हुआ था, जो कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, और इसमें कौन जीत गया था? अब्दाली जीत जाता है। बक्सर का युद्ध जो हुआ 1764 में हुआ। अंग्रेज और मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम की संयुक्त सेना लड़ रही थी, और उसमें भी अंग्रेज जीत गए थे। प्रथम मैसूर युद्ध जो है वो 1766 से 1769 तक हुआ था, अंग्रेज और हैदर अली के बीच में, जिसमें हैदर अली जीत जाते हैं। रुहेला का युद्ध हुआ 1774 में हेस्टिंग्स और हाफिज खान। इसमें आप हेस्टिंग्स की तरफ से, हेस्टिंग्स जो थे वो अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, वॉरेन हेस्टिंग्स की बात हो रही है। ठीक है। तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो अंग्रेजों की तरफ से ही तो थे ना, तो अंग्रेज और हाफिज खान के बीच में हुआ था, जिसमें कि अंग्रेज जीत जाते हैं। ठीक है। सिंध खेड़ा का जो युद्ध हुआ था वो 1775 में हुआ था, निजाम और मराठों के बीच में, जिसमें कि मराठे जीत जाते हैं। अब इसके बाद हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। अब यहाँ से दिमाग से सोच लो ना कि आंग्ल और मराठा मतलब कि अंग्रेज और मराठों के बीच में हुआ था, तो 1775 से 82 के बीच में हुआ था, और ये कैसा रहा था? निर्णित युद्ध था, यानी कि इसका कोई निर्णय नहीं निकल के आया था। फिर द्वितीय मैसूर युद्ध जो हुआ वो 1780 से 1784 के बीच में हुआ, और ये हेस्टिंग फिर वही बात है कि अंग्रेज और हैदर एवं टीपू सुल्तान के बीच में हुआ था, ये भी अनिर्णित रहा था। जो तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92 में हुआ था, कानवालिस और टीपू सुल्तान के बीच में। कानवालिस अंग्रेजों की तरफ से था और टीपू सुल्तान, इसमें अंग्रेज जीत जाते हैं। चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ था उसके बाद 1799 में, जिसमें कि लॉर्ड वेलेस्ली यानी कि अंग्रेजों के बीच में हुआ था, टीपू सुल्तान के बीच में। इसमें अंग्रेज जीत जाते हैं, यानी कि तृतीय और चौथे मैसूर युद्ध में अंग्रेज जीत जाते हैं, और बाकी के जो 2 थे उनमें अनिर्णित रहा। समझ गए बात? इसके बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। ठीक है। यहाँ पे प्रथम क्या हुआ था? प्रथम तो अनिर्णित रहा था, और दूसरा जो हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? अंग्रेज और मराठों के बीच में, क्योंकि आंग्ल मराठा है ना। 1803 से 1806 में हुआ था, तो अंग्रेज जीत जाते हैं। नेपाल युद्ध जो हुआ था वो गोरखों के और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, 1814 से 1816 के बीच में। इसमें अंग्रेज जीत गए थे। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कौन हुआ था? वो भी अंग्रेज और मराठों के बीच में हुआ था, उसमें अंग्रेज जीत जाते हैं। प्रथम बर्मा युद्ध जो हुआ था वो अंग्रेज और बर्मा के बीच में हुआ था, इसमें अंग्रेज जीत गए। अब देख रहे हो कि अंग्रेज कितनी बड़ी महाशक्ति के रूप में उभर के आए थे 18वीं सदी के दौरान, तो ये ध्यान से समझ लेना। ठीक है। अंग्रेज एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में थे। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? प्रथम अफगान युद्ध हुआ। अभी इन्होंने अफगानों को भी हरा दिया, समझ रहे हो? प्रथम सिख युद्ध हुआ, इन्होंने सिखों को भी हराया। द्वितीय सिख युद्ध हुआ, उसमें भी हराया। द्वितीय बर्मा युद्ध हुआ, उसमें भी हराया।
ठीक है। द्वितीय अफगान युद्ध हुआ, उसमें भी हराया। तृतीय बर्मा युद्ध हुआ, उसमें भी हराया। तृतीय अफगान युद्ध हुआ, उसमें भी हराया, समझ लो। फिर भारत चीन युद्ध हुआ 1962 में, इसमें चीन जीत गया। भारत पाक युद्ध में भारत जीत गया, और भारत पाक युद्ध फिर 71 वाला, उसमें भी भारत जीत गया। अब देख लो, शाहू का कोई पुत्र नहीं था, और 1749 में अपनी मृत्यु से पहले ताराबाई के जो पुत्र थे राजा राम द्वितीय को अपना उत्तराधिकारी जो है उन्होंने नियुक्त कर दिया था। छत्रपति शाहू और राजा राम की विधवा पत्नी ताराबाई के मध्य चल रहे गृह युद्ध ने पेशवाओं की शक्तियों को बढ़ा दिया था। 1713 में शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया था। बाजीराव प्रथम शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक था। शाहू ने बाजीराव प्रथम को योग्य पिता का योग्य पुत्र कहा था। बाजीराव प्रथम ने हिंदू बादशाही का आदर्श रखा था, और बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बारे में आप समझ लेंगे। इसके बाद यहाँ महत्वपूर्ण आपको संधियाँ दी गई। देखो, संधियाँ आपको जरूर याद होनी चाहिए, युद्ध आपको सारे याद होने चाहिए, आंदोलन आपको सारे याद होने चाहिए। ठीक है, और जितनी भी कालानुक्रम की घटनाएं हैं देखो वहाँ मैच करने के लिए आएंगी, सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आपका एग्जाम जो है वो अच्छा जा सकता है इतिहास में। बात करते हैं सूरत की संधि की, तो ये किस किस के बीच में हुई थी और कब हुई थी ये जान लेंगे। 1775 में सूरत की संधि हुई थी रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। पुरंदर की संधि जो है वो 1776 में पेशवा माधव राव नारायण राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। बड़गांव की संधि जो है वो 1779 में पेशवा माधव राव नारायण राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। सालबाई की जो संधि है वो 1782 में बाजीराव द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। बेसिन की संधि जो है वो 1802 में पेशवा माधवराव नारायण और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। देवगांव की जो संधि है वो 1803 में भोसले और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। सुरजी अर्जुन गांव की जो संधि है वो 1803 में सिंधिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। राजपूत घाट की संधि जो है वो 1804 में होलकर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। नागपुर की संधि जो है वो 1816 में नागपुर के अप्पा साहब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। ग्वालियर की संधि जो है वो 1817 में सिंधिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। पूना की संधि जो है वो 1817 में पेशवा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। मंदसौर की संधि जो है वो 1818 में होलकर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। चलिए जानते हैं सिख धर्म के बारे में। तो सिख धर्म के जो संस्थापक थे वो गुरु नानक थे, और गुरु नानक ने लंगर व्यवस्था का प्रारंभ किया था। गुरुमुखी लिपि का जो आरंभ था वो गुरु अंगद ने किया था। ये सिखों के दूसरे गुरु थे। सिख धर्म प्रारंभ में सिर्फ धार्मिक और सुधारवादी विचारों के कारण ही जाना जाता था। कालांतर में इसने एक लड़ाकू जाति के रूप में जो है प्रसिद्धि प्राप्त करी थी। सिख धर्म के 10 गुरु हैं। गुरु नानक, उसके बाद गुरु अंगद, उसके बाद गुरु रामदास, फिर गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हरराय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। चौथे गुरु रामदास के समय में मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें 500 बीघा भूमि दान में दे दी थी। इसी भूमि पर अमृतसर का शहर बना था। पहले इसका नाम रामदासपुर रखा गया था। जहांगीर ने सिख गुरु गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था। अर्जुन देव ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता की थी। गुरु तेग बहादुर द्वारा इस्लाम धर्म न अपनाने पर औरंगजेब ने उन्हें फांसी पर लटकाया था। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी और एक नई धर्म विधि पाहुल को सन्निविष्ट किया था। तीर्थ, व्रत, उपवास, मूर्ति पूजा आदि धार्मिक आडंबरों को इन्होंने गलत मान लिया था। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षाएं अभंगों के रूप में संग्रहित हैं, जिनकी संख्या 5 से 8 हज़ार मानी जाती है। गुरु गोविंद सिंह की हत्या जो है वो 1708 में नांदेड़ में गुलखां नामक पठान ने कर दी थी। 18वीं सदी के अंत में महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिख शक्ति का पुनः उदय हुआ। रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा था: पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। रणजीत सिंह का विदेश मंत्री फ़कीर अजीजुमुद्दीन और वित्त मंत्री दीनानाथ था। प्राचीन और मध्यकालीन भारत के प्रमुख युद्ध एक दृष्टि में देख के चलते हैं। हाइडेस्पिच का जो युद्ध हुआ था वो इस युद्ध में सिकंदर ने राजा पुरु को पराजित किया था 326 में। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में, इस युद्ध में अशोक ने कलिंग के राजा को पराजित किया था, परंतु युद्ध की विभीषिका से, विभीषिका मतलब युद्ध में इतना ज़्यादा मारकाट मची थी कि उससे दुखी होकर उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। किसने? अशोक ने, क्योंकि वो जीत गया था ना, और उसने कलिंग के राजा को हरा दिया था। ठीक है। रावण का जो युद्ध हुआ था वो 712 में हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के दाहिर को पराजित किया था। सिंध का राजा था दाहिर। पेशावर का जो युद्ध हुआ था वो 1001 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में महमूद गजनवी ने राजा जयपाल को हराया था। तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था वो 1191 में हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। उसके बाद होता है चंदावर का युद्ध 1194 में। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था। और पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वो हुआ था 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर जीत गया था। उसके बाद खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को।
बाबर और राणा सांगा के बीच में, इसमें भी बाबर जीत जाता है। चंदेरी का जो युद्ध हुआ था 1528 में और बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था, इसमें भी बाबर जीत जाता है। यहाँ आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो बाबर और शेरशाह सूरी ने मिलकर इस युद्ध को लड़ा था, यहाँ आपका क्वेश्चन बनता है यूपीएससी का कि शेरशाह सूरी ने किस युद्ध में बाबर का साथ दिया था। तो यहाँ आप जान लो कि चंदेरी के युद्ध में शेरशाह सूरी जो था वो बाबर की सेना का कमांडर था। तो दोस्तों ये चंदेरी का युद्ध जो है इसमें शेरशाह सूरी का भी नाम है, याद रखिएगा। बाबर जीत गया था, शेरशाह सूरी बाबर के साथ था, बाबर वाले पक्ष में था ये, ठीक है। इसके बाद घाघरा का जो युद्ध है वो 6 मई 1529 में था, बाबर और महमूद लोदी के मध्य हुआ था, ये बाबर की विजय हुई थी। दोराहा का युद्ध हुआ था 1532 में, इस युद्ध में हुमायूं ने मोहम्मद लोदी को हराया था। फिर चौसा का युद्ध हुआ था, ये चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, जिसमें कि शेरशाह जीत गया था। कन्नौज में बिलग्राम का युद्ध हुआ था, कई बार इसको कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं, कई बार बिलग्राम का युद्ध कहते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। 1540 में हुआ था ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, जिसमें कि शेरशाह सूरी जो है वो जीत गया था और हुमायूं पूरी तरह से परास्त हो गया था। उसके बाद मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था 1555 में, हुमायूं और अफगान सालार खां के मध्य हुआ था, हुमायूं की विजय हुई थी। उसके बाद सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 में, हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच में हुआ था, हुमायूं की विजय हुई थी। उसके बाद पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वो 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर जीत गया था। उसके बाद तालीकोटा का जो युद्ध है वो 1565 में हुआ था। इस युद्ध में बहमनी साम्राज्य के 4 जो मुस्लिम राज्य थे उन्होंने सम्मिलित रूप से विजयनगर राज्य को हराया था। इस युद्ध को बन्नी हट्टी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, बन्नी हट्टी, तालीकोटा, ये सब 1565 में हुआ था, ठीक है। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो महाराणा प्रताप और मानसिंह के बीच में हुआ था, मुगल सेनापति था मानसिंह, ठीक है, 1576 में, ठीक है। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ है ये अकबर के समय की बात है, ठीक है, इसमें मुगलों की विजय हुई थी, अकबर भी तो मुगल ही था ना। उसके बाद अहमदनगर का जो युद्ध हुआ था वो 1600 में हुआ था, अकबर की सेना और गोंडवाना की रानी चांद बीबी के मध्य हुआ था, इसमें अकबर की विजय हुई थी। असीरगढ़ का जो युद्ध हुआ था वो 1601 में अकबर और मियाँ बहादुर के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर जीत गया था और ये अकबर का अंतिम सैन्य अभियान था, कौन सा, असीरगढ़ का युद्ध। उसके बाद धर्मत का युद्ध हुआ था औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य में 1658 में, और इसमें औरंगजेब जीत गया था। सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ था वो 1658 में हुआ था, औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुआ था, इसमें भी औरंगजेब जीत गया था। चलो, यहाँ मुगल काल का चैप्टर खत्म। अब भारत में आ गई हैं यूरोपीय कंपनियाँ, ठीक है। सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली, और सबसे बाद में कौन जाएंगे, पुर्तगाली, ठीक है। या इस बात को ध्यान से समझ लेना। बार्थोलोम्यू डियाज जो है वो 1487 में आशा अंतरीप पहुंचा तथा उस जगह को तूफानी अंतरीप नाम दे दिया। 17 मई 1498 को पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा जो है समुद्री मार्ग केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत में कालीकट बंदरगाह पे पहुंच जाएगा, केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंच जाएगा, ठीक है। कालीकट के जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत कर लिया। वास्को डिगामा द्वारा भारत से ले जाया गया मसाला जो था उसकी पूरी यात्रा खर्च से 60 गुना अधिक दाम पर बिका, 60 गुना, ठीक है, 60। यूरोपीय व्यापारी अफ्रीका से सोना, हाथी दांत और गुलाम जैसी चीज़ें ले जाते थे, ठीक है। 1503 में पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग जो है वो, दुर्ग मतलब किला, अपना कोचीन में स्थापित कर लिया। पुर्तगालियों ने अपना दूसरा जो किला है, दूसरा दुर्ग जो है वो 1505 में कन्नूर में बनाया था। 1509 में गुजरात और मिस्र के संयुक्त बेड़े को फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने पराजित किया था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1503 में स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में आया था। 1509 में इसे भारत का वायसराय नियुक्त कर दिया गया था। इसे ही पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसके बाद अल्बुकर्क आया था 1503 में भारत। अल्बुकर्क 1509 में पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त हुआ। अल्फांसो डी अल्बुकर्क की भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क ने गोवा अधिग्रहण में तिमैया नामक हिंदू से सहायता ली थी। 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा को बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से जीता था। गोवा भारत में पुर्तगाल राज्य की राजधानी 1530 में बना। पुर्तगालियों ने दीव और दमन पर क्रमशः 1535 और 1559 में अधिकार कर लिया था। अब यूरोपीय कंपनियां जो भारत आई थी उसका आगमन देख लो। पहले मैंने क्या बताया था, पहले कौन आया था, पुर्तगाली, और बाद में कौन जाएगा, पुर्तगाली। तो पुर्तगाली आए थे 1498 में, उसके बाद अंग्रेज आए 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, उसके बाद डच आए थे 1602 में, फिर डैनिश आए थे 1616 में, फिर फ्रांसीसी आए थे 1664 में, और स्वीडिश आए थे सबसे बाद में जो कि 1731 में आएंगे। गोवा जो था वो घोड़ों के आयात के लिए प्रसिद्ध था। पुर्तगाली खुद को सागर का स्वामी कहते थे। दक्षिण पूर्व एशिया से पुर्तगालियों को डचों ने बाहर कर दिया था। 1503 में अल्मेडा ने टर्की, गुजरात, मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित करके हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया था।
इसको जान लेंगे आप। इसी के साथ पुर्तगाली गोवा, दमन और दीव पर 1961 तक शासन करते रहेंगे। सबसे बाद में जाएंगे, पुर्तगाली जो है कहाँ शासन करते रहेंगे, गोवा, दमन और दीव पे 1961 तक शासन करते रहेंगे। भारत में तंबाकू की खेती, जहाज़ निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस की जो शुरुआत की थी वो पुर्तगालियों ने की थी। ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पुर्तगालियों के पास अंतिम रूप से गोवा, दमन और दीव क्षेत्र रह गए थे। अब बात करें अगर डचों की, तो डच जो है वो नीदरलैंड से आए थे। ठीक है। भारत में व्यापार के लिए सर्वप्रथम पूंजी जो है वो संयुक्त पूंजी डचों ने आरंभ की थी, क्योंकि इसमें लघु कंपनियों की रचना स्पष्ट नजर आती है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित करके आधुनिक कोच्चि का है केरल में 1663 में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1602 में। भारतीय उपमहाद्वीप पर डच उपस्थिति 1605 से 1825 तक रही थी। डचों को अंग्रेज़ों ने 1759 ईस्वी के बेदारा की लड़ाई में बुरी तरह से हराया था। यूरोपियों की प्रथम फैक्ट्री देख लो तो पुर्तगाली जो है 1502 में कोचीन केरल, डच 1605 में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, अंग्रेज 1611 में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, डेनिश जो 1620 में त्रावणकोर तंजौर, फ्रांसीसी 1668 में सूरत गुजरात, करिकाल जो 1645 में और चिंसुरा 1641 में। 1690 ईस्वी तक डचों की मुख्य व्यापारिक कोठी जो थी वो पुलिगट थी। 1690 के बाद डचों ने नागपट्टम में मुख्यालय बनाया था। अंग्रेज़ की अगर हम बात करें तो भारत आने वाला पहला अंग्रेज़ जो था वो जहाज रेड ड्रैगन था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। 1608 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा था, और जहां मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने के लिए वो आगरा गया था। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में 1608 में आया था। अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो 1611 में मसूलीपट्टनम में खोली है। यहाँ देखो 1611 में अंग्रेज़ आए थे मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जहांगीर ने सूरत और पश्चिमी तट पर फैक्ट्री खोलने की इजाज़त 1613 में दी थी। अंग्रेज़ राजदूत सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में भारत आया था। बम्बई से पहले अंग्रेज़ों का मुख्यालय जो था वो सूरत था। मसूलीपट्टनम गोलकुंडा राज्य का प्रमुख एक बंदरगाह था। मद्रास में अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित किले का नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। अंग्रेज़ों ने बंगाल में अपनी पहली कोठी 1651 में हुगली में स्थापित की थी। अंग्रेज़ों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम जो है वो बिहार से प्राप्त होता था। अंग्रेज़ बंगाल से कच्चा रेशम, सूती कपड़ा, शोरा और चीनी का व्यापार करते थे। 1651 में सुल्तान शूजा ने 3000 रुपये वार्षिक शुल्क के बदले अंग्रेज़ी कंपनी को बंगाल में व्यापार का विशेषाधिकार दिया था। अंग्रेज़ों ने हुगली को 1686 ईस्वी में लूटा था। ठीक है। इसी के साथ दोस्तों आपका आज मध्यकालीन इतिहास भी समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आधुनिक भारत के इतिहास के साथ। धन्यवाद।